मरना है इसने दोनों तरफ से मरना है। इसको वहां जाके भी मरना है, इसको यहाँ भी मरना है। ऑप्शन इसके पास है, इसने कौन सा चूज करना है। तो ये पहली लिस्ट नहीं है हमारे पास, ये 10वीं थ्रेट लिस्ट है हमारे पास। और इसी थ्रेट लिस्ट जब जब टाइमली इशू की गई है, किलिंग्स भी टाइमली हुई है। और जब वो वहां पे निकल ही नहीं पाएगा, अब देखो मैं जाऊंगा, मुझे पता है मैं टारगेट पे हूँ, तो मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा। यहाँ से जाके जेल में थोड़ी रहना है, वहाँ पे काम भी करना है। क्या करें, धर्म छोड़ दे, अपना नौकरी छोड़ दे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बी टीम की तरह काम कर रही है। एक एम्प्लॉय को टारगेट को वहां पहुंचाना, वो कर रहे हैं वो। इसके ऊपर जो बायोमेट्रिक की तलवार लटकाना, आप इंश्योर करते हो कि ये एम्प्लॉय इस स्कूल में है या इस डिपार्टमेंट में है, 10 से 4 ये वहां रहेगा। तो ये तो सॉफ्ट टारगेट है, और आतंकवादी को पता है 10 से 4 ये मुझे वहां मिलेगा। राहुल भट्ट जैसे एम्प्लॉय जो हाईली सिक्योर्ड ऑफिस में पोस्टिंग थे, एसएसपी का ऑफिस वहां पे, और मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में आपको पता है कितनी सिक्योरिटी होती है, वहां पे जाना और फिर वहां पे तांडा मचा देना, 5 गोलियां दाग देना, और कोई ये कहना कि हमें पता नहीं कौन आ गया। ये पीछे मिले हुए हैं सारे, ये जो इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की मूवमेंट को, आने जाने का, इसके कपड़े, इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं। कश्मीरी पंडित जिस दिन अपनी माँ की कोख में लगता है, उसी दिन इसके माथे पे एक टैग लगा दिया जाता है, वो है माइग्रेंट का। बड़े दुख की बात है ये, और कोई भी गवर्नमेंट आज तक सक्षम नहीं रही इस टैग को हटाने में। ऐसे एम्प्लॉयज है जो वहां चले गए वापस। क्यों चले गए? क्योंकि 6-6 महीने से उनकी सैलरीज बंद है, उनको पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने चूज किया कि यहाँ भीख मांगने से अच्छा है कि वहां जाए, कम से कम एक ही बंदा जो है वो मर जाएगा, तो बाकी परिवार का पेट जो है पलता रहेगा। ये सरकार के लिए शर्म की बात है। देखिए, ये ट्रांसफर ऑर्डर का लिस्ट है जिसको सरकार ने ये कहते हुए ये जारी किया था कि इन एम्प्लॉयज़ को हमने सिक्योर प्लेसेस पे हमने इनकी ट्रांसफ़र कर दी। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, अगर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो ये कैसे बाहर आया, तो क्यों ऐसा हुआ कि ये सोशल मीडिया पे वो ट्रांसफ़र ऑर्डर डाला गया। दूसरी बात, अगर ये सेफ़ एंड सिक्योर प्लेसेस आपने कही, तो आपकी वो तो पोल खुल गई अब इसके बाद से कि यहाँ पे भी। और दूसरी बात कि अब इस जगह पे एम्प्लॉय किस तरीके से काम करेगा। उसके पास थ्रेट लेटर है, आतंकवादी उसको सीधे कहता है कि ये जी आपके पास थ्रेट लेटर है, तो वो अब कैसे यहाँ पे अपनी सेवाएं दे सके। तो सरकार को चाहिए कि अभी जो रिलोकेशन की डिमांड है, जस्टिफाइड डिमांड है, अभी माने। जब तक आप कश्मीर घाटी के हालात ठीक नहीं कर देते, तब तक आपको ये डिमांड मानने में क्या दिक्कत है। प्रमाण है आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। 208 दिन हो गए हमें आज यही चीज़ कहते हुए। तो जो वो कहते हैं पहले भी देखिए, उन्होंने जब ये कहा, रजनी बालाजी के टाइम पे भी ये हुआ कि एक आतंकवादी पकड़ा गया, उसने बोला मुझे ऐसे जाना था टारगेट किलिंग करने, लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ सोई थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी। तो अब भी उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि ये तो पहली लिस्ट है, इसके बाद और लिस्ट निकलेगी। देखिए, कहीं ना कहीं पे सरकार ने इसको प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है कि अगर वो हमें यहाँ लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं पे शायद पूरे भारत में जो एक सेक्युलर फैब्रिक उन्होंने कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं पे वो आहत हो जाएगा। तो जो प्रेस्टीज पॉइंट बनाया हुआ उन्होंने कि हिंदू को वहाँ बसाना है, तो हम ये कहते हैं कि क्या हम ही कश्मीरी पंडित के ऊपर ही क्यों ये तलवार आपने लटकाई है। आप एक काम करिए, जब तक आप घाटी के हालात ठीक नहीं कर देते तब तक आप मानिए। सरकार को मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे फेलियर है सिक्योरिटी का, ये फेलियर है और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब तक आप हालात ठीक नहीं कर देते, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, एक एम्प्लॉय वहाँ जाता है वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए, तो जब उसको पता चल गया कि अब मैं टारगेट लिस्ट में हूँ, तो वो कैसे वहाँ रहेगा। तो सरकार दबाव बनाएगी उस पर कि आप वापस जाइए। सैलरीज हमारी बंद कर दी गई। इस लिस्ट में से बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ चले गए वापस। क्यों चले गए? क्योंकि 6-6 महीने से उनकी सैलरीज बंद है, उनको पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने चूज किया कि यहाँ भीख मांगने से अच्छा है कि वहाँ जाए, कम से कम एक ही बंदा जो है वो मर जाएगा, तो बाकी परिवार का पेट जो है पलता रहेगा। ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि उन्होंने हमें इस कदर मजबूर किया कि गोली वहाँ टारगेट होते हुए भी हमें पता है कि मैं टारगेट हूँ, फिर भी मैं मजबूर हूँ वहाँ जाके अपनी सर्विसेज देने के, क्योंकि तनख्वाहें बंद कर दी उन्होंने। कहीं ना कहीं पे सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जाने अनजाने में ही, मैं फिर से कहता हूँ अनजाने में ही सही, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बी टीम की तरह काम कर रही है। एक एम्प्लॉय को टारगेट को वहां पहुंचाना, वो कर रहे हैं वो। इसके ऊपर जो बायोमेट्रिक की तलवार लटकाना, आप इंश्योर करते हो कि ये एम्प्लॉय इस स्कूल में है या इस डिपार्टमेंट में है, 10 से 4 ये वहां रहेगा, तो ये तो सॉफ्ट टारगेट है। और आतंकवादी को पता है 10 से 4 ये मुझे वहां मिलेगा। आज 208 दिन हो गए सर हमें प्रोटेस्ट करते हुए।
देखिए जिस प्रकार से लिस्ट, ये कोई नई लिस्ट नहीं है, पहली लिस्ट नहीं है इस तंजीम की तरफ से। हम इसको कायर टीआरएफ बोलते हैं, जो कि पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों के इशारों पे ये काम कर रहे हैं, जो और इनके जो आका इनको डायरेक्शन देते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। आज जिस प्रकार से इन्होंने लिस्ट अटैच की है, जाहिर सी बात है कुछ एम्प्लॉयज उसमें वहाँ पे है, वो मजबूरी के कारण वहाँ पे गए। और ऐसी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, टाइमिंग, फ़ोन नंबर, वाइटल इंफॉर्मेशन, नाम, तो कहाँ किस स्कूल में है, तो ये कहीं ना कहीं पीछे दर्शाता है कि इकोसिस्टम इसके पीछे खड़ा है, जो नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे आए। और बाई का माहौल जानबूझ के बनाते हैं। देखो ये बाई का माहौल ख़त्म हो गया होता अगर इन्होंने इस इकोसिस्टम की नकेल कसी होती टाइम पे। जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स है, सिंपैथाइजर्स है। आपको ये लगता है कहीं ना कहीं अपने लोग भी हैं जो आतंकियों को ये सारी चीज़ें मुहैया। देखिए कहीं ना कहीं मैंने बोला ब्लैक शीप्स हर किसी जगह है जो पीछे से ऐसे काम करते हैं, वरना पॉसिबल नहीं होता कि राहुल भट्ट जैसे एम्प्लॉय जो हाईली सिक्योर्ड ऑफिस में पोस्टिंग थे, एसएसपी का ऑफिस वहाँ पे, और मजिस्ट्रेट के ऑफिस में आपको पता है कितनी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे जाना और फिर वहाँ पे तांडा मचा देना, 5 गोलियां दाग देना और कोई ये कहना कि हमें पता नहीं कौन आ गया। ये पीछे मिले हुए हैं सारे, ये जो इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की मूवमेंट को, आने जाने का, इसके कपड़े, इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं। बार बार हमें भी अच्छा नहीं लगता है हम वहाँ से उठ के आए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन का मामला इसके साथ जुड़ा है। आज आपको पता है कि बच्चों की एजुकेशन, और जब बड़े क्लासेस में खासकर बच्चे हो 9th 10th 11th 12th में, तो कितना एक माँ बाप कोशिश करता है कि इस बच्चे का मैं फ्यूचर संवारूं, इसका मैं भविष्य बनाऊं, इसको अच्छी तालीम दे दूं। अपने लिए वो संकट पैदा करते हैं, लेकिन बच्चे को हर कोई फैसिलिटी देना चाहता है। लेकिन वहाँ पे जब हम एडमिशन करते हैं, फिर उसको 7-7 8-8 महीने जम्मू में रहना पड़ता है, तो उसकी पढ़ाई पे भी निरंतर असर पड़ रहा है। और ये पिछले 12 सालों से पढ़ता आ रहा है। मैं खुद की बात बताऊंगा, मैंने 4 बार ये एडमिशन किया। पहले मेरे बच्चे जम्मू में पढ़ते थे, फिर नौकरी मिली, फिर वहाँ ले गया, 13 में हालात ख़राब हुए, यहाँ लाया, फिर वापस गया, क्योंकि अल्टीमेटली माँ बाप चाहता है बच्चों को साथ रखूँ। लेकिन वहाँ पे 2016 में फिर हालात ख़राब हुए, और उसके बाद मैंने निर्णय लिया, मैंने बच्चों को अब यहीं पे डाला है, खुद वहाँ पे कार्यरत हूँ। लेकिन ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है कि परिवार यहाँ पे और बच्चे यहाँ पे हो, इसलिए बच्चे और खासकर जो बूढ़े माँ बाप है उनकी दवाइयों का खर्चा, इस पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। हम जाएंगे वापस, हमने तो खुद चुना है कि कश्मीर के अंदर हम काम करें। हम तो बाहर काम करते हैं, लेकिन हमने खुद चुना है, मैं मानता हूँ हमने, और खुद वापस जाएंगे भी हम। लेकिन इस सरकार को पहले वैसा माहौल बनाना चाहिए इस एम्प्लॉय के अंदर जो बाई का माहौल है, और जब वो वहाँ पे निकल ही नहीं पाएगा। अब देखो मैं जाऊंगा, मुझे पता है मैं टारगेट पे हूँ, तो मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा। यहाँ से जाके जेल में थोड़ी रहना है, वहाँ पे काम भी करना है। आप अक्टूबर 21 से बात कीजिए, जब दीपक चंद और सुखविंदर जी को मारा गया था उनके स्कूल में चुन के श्रीनगर में, उस दिन भी थ्रेट लेटर थी। मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, पूरा देश सुन ले, kashmirfights.com करके एक पेज चलता था, वो VPN के जरिए खुलता था, उसमें जो जो लिखा था 2 साल पहले वही आज हो रहा है। अगर रोक ही लगानी होती तो गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी इन पे रोक लगा सकती थी पहले से। या तो हमें वो कैनन फॉडर की तरह वहाँ पे रख रहे हैं अगर उन्हें सब कुछ पता है, और अगर नहीं पता है तो उन्हें प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए इस पे। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, कल की लिस्ट देख के तो पहले वो लोग पैनिक हुए जिनका नाम है, लेकिन आपने लेफ्ट साइड में आपने ये चीज़ नहीं देखी है, उसमें लिखा है क्लियरली ऑल PM पैकेज एम्प्लॉयज़, और जो हिंदुत्व से बिलोंग करते हैं। क्या करें, धर्म छोड़ दे, अपना नौकरी छोड़ दे। पता है वहाँ के हालात क्या है, 12 साल काम किया हमने वहाँ पे, हमने फीडबैक लगातार दिया कि तब तक हमने कभी ऐसे मामूली हर इश्यूज उठाए भी नहीं। हाँ 2016 में हुआ था, हमने चलो फिर भी भरोसा रखा, लेकिन आज तो किलिंग्स हो रही है। हाँ गवर्नमेंट इसको सीरियसली ना ले, मुझे लगता है वो मैसेकेर का वेट कर रही है। जब हर घर में एक एक लाश आएगी उसके बाद उन्हें यकीन होगा एक मेजॉरिटी से माइनॉरिटी पहुंच गई है कम्युनिटी। उसके बाद आप इसे मजाक समझ रहे हैं। आपको यहाँ पे इनको एक हेल्पिंग हैंड देना चाहिए, खुशहाल जीवन देना चाहिए था, लेकिन आपने दिया क्या? आप कहते हैं भरोसे की बात। चलिए मैं कितना भी पेट्रोटिक रहूं, मैं कितना भी किसी पार्टी के लिए लॉयल रहूं, आप आज जाके राहुल भट्ट के घर जाके पूछ लीजिए कि उनका कितना फेथ है गवर्नमेंट पे। आप यही बात रजनी बालाजी के घर जाके पूछ लीजिए कितना फेथ है उनको इस गवर्नमेंट पे। आप यही बात विजय कुमार जी के घर जाके पूछ लीजिए कितना फेथ है उन्हें गवर्नमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकती जिसमें वो इन सब का फेथ वापस अर्न करे? क्या आप इसे घर वापसी कहेंगे? इसे घर वापसी कहते हैं आप यहाँ से जाइए, वहाँ किराए के कमरे में बैठिए और आप ढोल बजाइए हर जगह। घर वापसी कर दी कश्मीरी पंडित्स की, हमने आपका पूरा भरपूर साथ दिया, अपनी आवाज़ तक नहीं उठाई, अपनी चूं तक नहीं की,
चूं तक नहीं की इस बात में। मैंने कहा नहीं, शायद कि चलो जो कर रहे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज तो किलिंग्स हो गई। हमें पता है हमें फटाफट पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता है इस इश्यूज़ के लिए, लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, कश्मीरी पंडित जिस दिन अपनी माँ की कोख में लगता है उसी दिन इसके माथे पे एक टैग लगा दिया जाता है, वो है माइग्रेंट का। बड़े दुख की बात है ये, और कोई भी गवर्नमेंट आज तक सक्षम नहीं रही इस टैग को हटाने में। अपने ही देश में कितने साल हो गए हैं जिस तरह से कश्मीरी पंडित जो है आज से 30-32 साल पहले वहाँ से दरबदर किया गया था, अब जिस तरह से फिर से वो हालात यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार डिमांड की तरफ से यही की जा रही है कि रिलोकेट किया जाए वहाँ पर। इस तरह के अभी जो है समय नहीं है कि हम वहाँ पर काम कर पाएंगे, और लिस्टें लगातार सामने आ रही हैं, थ्रेट दी जा रही है और किलिंग भी की जा रही है, जो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। इन्हें साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि आप वापस आइए वरना आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। यानी कि वहाँ आएंगे, इनके डर यही है कि गोली वहाँ खानी पड़ेगी और यहाँ रहेंगे तो भूखे मरना पड़ेगा और परिवार भी चलाना है। इस डर से कुछ लोग जो है वहाँ इनके गए भी हैं, लेकिन वो भी डरे सहमे हैं, अंदर बैठे रहते हैं, और शायद उनको भी नहीं मालूम होगा कि आने वाले समय में कब हमें जो है आतंकियों की गोली हिट कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सेफ जोन की जो बात की जाती है वो अभी तक शायद इन्हें वो नहीं मिल पाई। और आगे देखते हैं किस तरह से सरकार अब जो एक कोई निर्णय लेती है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से वहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है, वहाँ पर ना ही किसी सरकार की तरफ से, ना ही डिफकॉम की बात की जाए या सरकारी ओहदे पे बैठे लोगों की तरफ से कोई बात कही गई है कि इनको लेकर क्या चीज़ें आगे की जाएंगी, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप वापस आइए वहाँ पर अपना काम करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ये लोग वापस कैसे जा सकते हैं। आप सोचिए, आप जहाँ पर रहते हैं अगर वहाँ पर इस तरह का माहौल होगा, आप डरे सहमे रहेंगे, तो कैसे आप ये सोचेंगे कि अपने ही देश में आप सही से जीवन जी रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।